सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर फाइन एंड ग्रेट। वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो आज मैंने सुबह से कुछ किया नहीं यार। आज सिर्फ मैं जिम गया था और पापा साथ क्लिनिक पे था। तो उसके बाद मैंने मतलब रूम में ही आ गया अपने वापस। कुछ ज़्यादा किया नहीं। मैंने सोचा था कहीं ले जाऊंगा बट नहीं गया। बट फिर माइंड में वही थॉट आया कि नहीं, वीडियो डालनी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। तो मेरे माइंड में ना एक थॉट आया कि मैंने सोचा कि चलो आज ना आपके साथ मैं अपना वृंदावन का ना सारा एक प्लान डिस्कस करता हूँ। पूरा मतलब दर्शन करने का प्लान, जो एक टूरिंग प्लान है पूरा, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो आज की जो वीडियो रहेगी वो पूरा उस पर ही रहेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये जो प्लान मैं आपको बताने वाला हूँ ना, ये प्लान रहेगा 3 से 4 दिन का। मतलब मिनिमम 3 दिन का, अगर आप मैक्सिमम बढ़ाना चाहते हैं तो 4 दिन का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप मथुरा से बाय ट्रेन आते हैं, बाय ट्रेन मथुरा आते हैं, तो सबसे पहले मथुरा से आप डायरेक्ट सुबह सुबह वृंदावन आ जाइए। वृंदावन जब आप आ रहे हैं तो आप सुबह सुबह ना दर्शन करने बिल्कुल मत जाना। सबसे पहला काम, आप एक काम करना कि आप जो होटल लोगे ना, वो आप कोशिश करना कि होटल आप लो बांके बिहारी रोड पे। बांके बिहारी रोड पे होटल लेने की वजह से आपको ये फायदा होगा कि आप ना, आपके जो दर्शन करने जब आपने जाना होगा ना, वहां से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही सारे दर्शन के स्पॉट्स हैं। वहां से आपको अपने होटल से जैसे ही बाहर निकलोगे तो आपको रिक्शा मिल जाएगा। 10-20 रुपए में आप किसी भी, मतलब किसी भी रिक्शा वाले को 10-20 रुपए में वो आपको कहीं पे भी पहुंचा देगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप मथुरा से वृंदावन आ गए। वृंदावन में आपने बांके बिहारी रोड पे होटल ले लिया। होटल लेने के बाद आपने रात को ट्रेवल किया होगा तो उस वजह से आप थक गए होगे काफी ज्यादा। तो सबसे पहले आप एक काम करना, आप रेस्ट कर लेना। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ रेस्ट करने के लिए, क्योंकि वहाँ के जो मंदिर के टाइमिंग्स है ना, वो बहुत अलग अलग है। जैसे कि मंदिर सुबह खुलते हैं 8 बजे, 8 बजे खुलते हैं, फिर 12 बजे बंद हो जाते हैं। फिर 12 बजे बंद होने के बाद वो शाम को 4 बजे खुलते हैं। 4 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक वो खुले रहते हैं। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप सुबह दर्शन करने जाएंगे ना, सुबह बहुत ज्यादा भीड़ होती है, बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है। इस वजह से शाम को आप दर्शन करने जाएंगे, क्योंकि सुबह मैक्सिमम लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, फिर चले जाते हैं। तो जो शाम को वही लोग दर्शन करते हैं जो वृंदावन में मतलब मैक्सिमम स्टे करते हैं। तो इसलिए आप आइए पहले होटल में। होटल में आने के बाद आप रेस्ट करें। रेस्ट करने के बाद आप 1-2 बजे उठे अपना लंच करने के बाद। अगर आपने कोई शॉपिंग वगैरह करनी है, जैसे आपने कुर्ता लेना है, धोती लेनी है, तो आप ले सकते हैं। तो आप लेके फिर फटाफट से रेडी होके नहा धो के शाम को 4 बजे आप अपने होटल से निकलें। 4 बजे आपका सबसे पहला स्पॉट जो रहेगा, जो आप दर्शन करने जाएंगे, सबसे पहले आप जाएंगे निधिवन जी के दर्शन करने। क्योंकि निधिवन जो होता है वो खुला रहता है, थोड़े समय पहले वो खुल जाता है। तो निधिवन जी में आप दर्शन करिए, वहां पे वृक्षों के दर्शन करिए। वहां पे जो एक कमरा है, जो मंदिर बनाया है, जहाँ पे ठाकुर जी और राधा रानी के लिए मतलब श्रृंगार का सामान रखा होता है, रात को सुबह सुबह हम कहते हैं कि वो बिखरा हुआ मिलता है। तो निधिवन जी के आप अच्छे से दर्शन करना। उसके बाद जो आपका सेकंड स्पॉट रहेगा ना, वो रहेगा राधा रमन जी। राधा रमन जी क्यों मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि वो निधिवन के बिल्कुल पास है, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो जैसे ही निधिवन से आप निकलेंगे ना, वहां से एक गली आप क्रॉस करेंगे तो आप सीधा राधा रमन जी के मंदिर पहुंच जाएंगे। तो राधा रमन जी के मंदिर में आप जाना, राधा रमन जी के दर्शन करना, बहुत अच्छे से दर्शन करना। फिर राधा रमन जी के दर्शन करने के बाद जैसे ही आप मंदिर से एग्जिट लोगे ना, वहां पे एक बहुत प्राचीन मंदिर है। उस मंदिर में ना बहुत कम लोग जा पाते हैं, क्योंकि उस मंदिर के बारे में लोगों को इतना ज्यादा पता नहीं होता है। क्योंकि उस मंदिर में कहते हैं कि राधा रमन जी उसी मंदिर में प्रकट हुए थे। उस मंदिर में श्री गोविंद भट्ट जी थे, जिन्होंने राधा रमन जी को वहां पे प्रकट किया था। उनकी वहां पे समाधि है, वहां पे जरूर दर्शन करिएगा, वो भी बहुत प्राचीन मंदिर है। फिर राधा रमन जी के दर्शन करने के बाद, उनके दूसरे मंदिर के दर्शन करने के बाद आप वहां से आप बाहर आइए। जैसे ही आप बाहर आएंगे, आपको वहां पे यमुना मैया के दर्शन होंगे। आप बहुत अच्छे से यमुना मैया के दर्शन करना। उसके बाद आप क्या करना कि आप मदन मोहन जी मंदिर के लिए चले जाना। वहां से ही आप 10 रुपए देना किसी भी रिक्शा वाले को, वो आपको सीधा मदन मोहन जी मंदिर के बैक साइड पे छोड़ देगा। वहां से आप सीढ़ियां चढ़ के मदन मोहन जी के दर्शन करना। और उस मंदिर का ना आप आर्किटेक्चर देखना यार, कितना ज्यादा ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है, और बहुत अच्छा मंदिर है वो। वहां पे आप मदन मोहन जी के दर्शन करने के बाद आप रिक्शा मतलब वापस नीचे उतरना। उसके बाद आप रिक्शा पकड़ना। फिर उसके बाद आप जाना राधा दामोदर दास जी मंदिर। क्योंकि राधा दामोदर दास जी मंदिर के बारे में मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ, उस मंदिर की भी बहुत ज्यादा मान्यता है। क्योंकि कहते हैं कि वहां पे ना ठाकुर जी के सबसे पहले चरणों के निशान है, चिन्ह है चरणों के। वहां पे दर्शन करने के बाद अगर आप उस मंदिर की 4 परिक्रमाएं लगा देते हो ना, तो 4 परिक्रमा लगाने से आपकी गोवर्धन जी की एक परिक्रमा पूरी हो जाएगी। ये वहां की मान्यता है, और मैं जब भी चाहता हूँ मैं वहां पे दर्शन करता ही करता हूँ। तो वहां पे दर्शन करने के बाद आप बाहर आना। उसके बाद आप सीधा चले जाना सबसे पहले बांके बिहारी जी के दर्शन करने, क्योंकि उस समय तक रश भी कम होगा। और रास्ते में आपको बहुत ब्यूटीफुल मार्केट दिखेगी, बहुत अच्छे अच्छे मतलब चीजें दिखेंगी।
तो वहाँ पे दर्शन करने के बाद आप बांके बिहारी जाना, बांके बिहारी मंदिर, बांके बिहारी जी के दर्शन करना, वहाँ पे बहुत अच्छे सुकून से दर्शन करना। फिर उसके बाद आप जाना सीधा राधा वल्लभ जी के दर्शन करने। राधा वल्लभ जी के दर्शन करना बहुत मजा आता है वहाँ पे, मतलब इस समय तो बहुत अच्छा चल रहा होता है, होली चल रही है इस समय, तो बहुत मजा आ रहा है वहाँ पे, लेकिन रश भी बहुत ज्यादा है। चलो ठाकुर जी का ही जब बुलावा होता है तभी इंसान वहां जा पाता है। तो उसके बाद राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के बाद आपका, अगर आप में स्टेमिना बचा होगा आगे जाने का, तो आप इस्कॉन जा सकते हैं, या अगर आप इस्कॉन नहीं जाना चाहते तो आप प्रेम मंदिर जा सकते हैं, क्योंकि प्रेम मंदिर नहीं 8 बजे प्रेम मंदिर बंद हो जाता है। तो बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के बाद ये ऑप्शन आपके, अगर आप इस्कॉन जाना चाहते हैं इस्कॉन जाएं, अगर आप वहाँ प्रेम मंदिर जाना चाहते हैं आप प्रेम मंदिर जाएं। तो क्योंकि मैं आपको पहले दिन इसलिए बोल रहा हूँ आप एक मंदिर जाना, नेक्स्ट डे के प्लान के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिर आप दर्शन करने के बाद आना, डिनर करना होटल में, जल्दी सो जाना, रात को जागना मत, जल्दी सो जाना, और रात को 1 बजे का या 1:30 बजे का अलार्म अपना लगा लेना। अलार्म इसलिए लगाने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि रात को आप जाएंगे उनके दर्शन, प्रेमानंद जी महाराज जी के दर्शन करने। अगर आप 1 बजे उठेंगे तो नहाते धोते आपको आधा घंटा लग जाएगा। तो 1:30 बजे तक मैं कह रहा हूँ कि आप अपने होटल से बाहर निकले होने चाहिए, क्योंकि वहां पे बहुत भीड़ होती है। उस जहाँ पे प्रेमानंद जी आते हैं ना, उस जगह का नाम है श्री राधा किली कुंज। वो परिक्रमा मार्ग है वृंदावन का। तो वहां पे आप जाना, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही होगा वहां से। अगर आप लेट हो गए हैं तो आप ई रिक्शा कर लेना, वो 20 रुपए लेगा, आपको छोड़ देगा वहां पे। तो आप राधा के लिए कुंज जाना, वहां पे अगर आप जल्दी पहुंच जाएंगे तो आप देखना वहां पे कितने सारे लोग आते हैं, कीर्तन करते हैं वहां पे, रंगोलियां बनाते हैं, बड़ा मजा आता है, कोई नाच रहा होता है, राधा नाम कीर्तन कर रहा होता है। तो जैसे आप वहां जाएंगे, जल्दी जाएंगे तो आपको फायदा रहेगा। बट 2 बजे से पहले ही पहुंचना, क्योंकि 2 बजे तक महाराज जी आ जाते हैं, 2 बजे से 2:15 बजे के बीच में महाराज जी आ जाते हैं। तो वहां पे पहुंचने के बाद महाराज जी के आप बहुत अच्छे से दर्शन करना, उनको प्रणाम करना, क्योंकि मतलब बहुत दुर्लभ दर्शन है महाराज जी के भी। तो वहां पे दर्शन करने के बाद जैसे ही थोड़ी भीड़ कम होती है, 15 मिनट में भीड़ कम हो जाएगी। तो जैसी भीड़ कम होगी उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ना एक ई रिक्शा लेना है। ई रिक्शा लेने के बाद आपने सबसे पहला काम करना है, उसको कहना है कि हमने वृंदावन की परिक्रमा करनी है। वृंदावन की परिक्रमा करना भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, ये सौभाग्य की बात है। वृंदावन की परिक्रमा करना बहुत जरूरी है। तो आप ई रिक्शा लेना, ई रिक्शा लेके वृंदावन की पूरी परिक्रमा करना। रात को जो सुबह सुबह का जो समय होता है ना, जो मतलब 3 बजे का समय होता है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। वहां पे आपको ऐसे ऐसे साधु दिखेंगे ना रात को, जो पैदल परिक्रमा कर रहे होते हैं, माला जाप कर रहे होते हैं, कोई दंडवत करके परिक्रमा कर रहा होता है, कोई पैदल चल के परिक्रमा कर रहा होता है। बट मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ वो परिक्रमा बड़ी परिक्रमा है। अगर आप पैदल चल के कर सकते हो तो आप पैदल कीजिएगा। बट अगर मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आप मतलब आप ई रिक्शा से परिक्रमा करना, वो ज्यादा सुटेबल रहेगा आपके लिए। तो ई रिक्शा से परिक्रमा जब आपकी हो जाएगी, 1 घंटा लगेगा आपकी परिक्रमा को, तो आप 3:30 बजे फ्री हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ऐसा प्लान बता रहा हूँ कि आपको 2 बार दर्शन होंगे, 2 बार, और बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शन होंगे। तो जैसी परिक्रमा पूरी होगी, परिक्रमा पूरी होने के बाद आप सबसे पहले आ जाना इस्कॉन। 4 बजे इस्कॉन के गेट्स जो लोग होते हैं उनके लिए खुल जाते हैं। आप 4 बजे वहां चले जाना। 4 बजे से लेके 5 बजे तक वहां पे होती है मंगला आरती, और इतनी सुंदर मंगला आरती होती है ना, इतना अच्छा कीर्तन होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप एक बार दर्शन करेंगे ना, आपका बार बार मन करेगा वहां पे जाने का। तो 5 बजे तक इस्कॉन की मंगला आरती अटेंड करने के बाद आपने फटाफट बाहर आना, वहां पे बैठे नहीं रहना। बाहर आइए, वहां से ई रिक्शा लेना है, ई रिक्शा लेके आपने सीधा पहुंचना है राधा रमन जी मंदिर। 5:30 बजे या 5:15 बजे राधा रमन जी की आरती, मंगला आरती शुरू हो जाती है। तो आपने राधा रमन जी मंदिर पहुंचना है, राधा रमन जी की मंगला आरती अटेंड करनी है। बहुत मजा आएगा आपको, बहुत अच्छा ठाकुर जी का सुबह सुबह जो राधा रमन जी का स्वरूप है ना देखने को मिलता है ना, वो बहुत किस्मत वालों को ही देखने को मिलता है। तो ये मौका गवाइएगा मत। सोते तो हम रोज ही रहते हैं, लेकिन ऐसे स्थान पे जाके दर्शन करने का इतना अच्छा सौभाग्य प्राप्त हुआ हमें, तो वहां पे जरूर हमें अपनी नींद 1-2 दिन के लिए त्याग देनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। माना थकान होती है, बट कोई बात नहीं, 2-3 दिन की बात होती है, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। तो राधा रमन जी की मंगला आरती अटेंड करने के बाद, उनके दर्शन करने के बाद आपने फटाफट से बाहर आना है। वहां से आपको ई रिक्शा मिलेगा, वो आपको सीधा छोड़ देगा राधा वल्लभ जी के वहां। राधा वल्लभ जी की आप मंगला आरती अटेंड करना, वो भी उस समय तक शुरू हो जाती है। मतलब अभी सर्दियों के टाइम में तो 6 बजे शुरू होती है, 6 सवा 6 बजे शुरू होती है।
तो आप राधा वल्लभ जी के वहाँ चले जाना, राधा वल्लभ जी के दर्शन करना सुबह-सुबह उनको इतने अच्छे तरीके से, मतलब उनको जैसे रात को सुलाते हैं ना एक ड्रेस चेंज करके, उस समय उनको मतलब पूरा सर्दियों में शॉल से लपेटा होता है। इतना प्यारा स्वरूप उनका देखने को मिलता है, एकदम मन प्रसन्न हो जाता है। मैं तो इस समय बता रहा हूँ ना और मेरे मन में वो भाव आ रहे हैं, वो उनकी प्रतिमा दिख रही है मुझे। पूरा ऐसे मतलब मैं अनुभव कर पा रहा हूँ कि मैं कैसे मंगला आरती उनकी अटेंड करता हूँ। मैं हर जब भी वृंदावन जाता हूँ ना, मैं अपना ये प्लान हर बार फॉलो करता हूँ और हर बार मुझे बहुत अच्छा मिलता है, मतलब अच्छा दर्शन होते हैं बहुत हर बार। तो राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के बाद बांके बिहारी जी के दर्शन जो खुलते हैं वो खुलते हैं 8 बजे, उसी समय उनकी आरती भी होती है। तो आपने पहले दिन बांके बिहारी जी के दर्शन कर लिए होंगे, बट अगर आपका मन होगा तो आप कर लेना। तो 6 बजे, साढ़े 6 बजे आप क्या करना कि आप ना वापस अपने होटल रूम में आ जाना। ऐसे तो निधिवन जी की भी आरती सुबह 5:30 बजे होती है, अगर आप वहां जाना चाहते हैं तो आप वहां भी जा सकते हैं। तो आप अपने होटल में वापस आना, 10 बजे तक आप आराम से सो के उठ के फ्रेशन अप हो जाना। फ्रेशन अप होने के बाद आप क्या करना, आपने ना एक टैक्सी लेनी है वहां से। अगर आप अकेले जा रहे हो तो आप एक बाइक रेंट कर सकते हैं, बाइक किसी टूर वाले के साथ, बाइक वाले के साथ बैठ सकते हैं। अगर आप किसी और के साथ जा रहे हैं तो आप टैक्सी ले सकते हैं। मैं आपको ना पूरा वृंदावन, पूरा जो कोर्स है ना, ब्रज कोर्स की पूरी यात्रा का मैं आपको प्लान बता रहा हूँ। तो आपने टैक्सी रेंट करनी है, 10 बजे आपने वृंदावन से निकलना ही निकलना है। वृंदावन को प्रणाम करके उसके बाद आपने जाना है सीधा सबसे पहले रावल गांव। ठीक है, रावल गांव में क्या है कि वहां पे राधा रानी जी का बहुत प्राचीन मंदिर है। वहां पे राधा रानी जो प्रकट हुए थे ना, राधा रानी जब प्रकट हुई थी, जब उनका जन्म हुआ था, वहां पे उसके दर्शन है। वहां पे सबसे पहले आप जाना, वहां पे मंदिर के साथ ही एक अंदर एक वन है, वहां पे एक वृक्ष है, राधा कृष्ण स्वरूप का वो एक वृक्ष है। पूरा उन्हीं की तरह दिखता है वो वृक्ष, और वो उस समय से लेके अब तक वैसा का वैसे ही है। तो उस वृक्ष के आगे ना, उस वृक्ष के नीचे राधा रानी जी प्रकट हुई थी, उनका जन्म हुआ था। तो आप उस वृक्ष के दर्शन करना, उस वृक्ष को प्रणाम करना। उस वृक्ष को प्रणाम करने के बाद फिर आप रावल मंदिर जाना। रावल मंदिर में राधा रानी ठाकुर जी की प्रतिमा को प्रणाम करना, दर्शन करना। उसके बाद एक मेन बात, वहां पे ना सीढ़ी है साइड पे, उस सीढ़ियों से आप ऊपर जाना मंदिर के। वहां पे ना एक छोटा सा वृक्ष निकला, बहुत प्यारा सा वृक्ष निकला है। एक बात वहां पे किसी से भी आप पूछ लेना, उस वृक्ष की ना जड़ नहीं है बिल्कुल भी। वो वृक्ष जो निकला ना, वो मंदिर के अंदर से ही वो वृक्ष निकला, मतलब नीचे तक उसकी कोई जड़ नहीं है, वो सिर्फ मंदिर के ऊपर से ही वो वृक्ष निकला है। और उस वृक्ष पे ना बहुत सारे लोग अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं, अपने लिए मन्नत मांगते हैं, और कहते हैं कि वो मन्नत पूरी भी होती है। तो वहां से दर्शन करने के बाद, प्रणाम करने के बाद आप आ जाना वो, और उसके साथ ना पीछे एक सरोवर है, राधा रानी सरोवर है, बहुत अच्छा सरोवर है। वहां पे राधा रानी को स्नान कराया गया था। तो उस सरोवर के दर्शन करने के बाद आप सबसे पहले आता ना रमन रेती। रमन रेती के लिए मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि रमन रेती की भी टाइमिंग्स है, वो भी 12 बजे मंदिर बंद हो जाता है। तो रमन रेती जी आप आना। रमन रेती में इतना प्यारा वहां पे मंदिर बनाया हुआ ना, इतनी सारी कुटियां हैं, इतनी सारी पेंटिंग्स हैं अलग अलग तरीके के, मतलब बहुत ब्यूटीफुल है। और वहाँ पे एक सरोवर भी है बहुत अच्छा। तो रमन रीति जी आना, वहाँ पे सबसे पहले मंदिर में आप ठाकुर जी के दर्शन करना। दर्शन करने के बाद आप रमन रीति जो है वहाँ रेत है उसको प्रणाम करना, क्योंकि उस रेत में ठाकुर जी अपने सखाओं के साथ खेले हैं। तो उस रेत को सबसे पहले प्रणाम करने के बाद उसको स्पर्श करना। उसके बाद उस रेत को लेके अपने अंगों पे लगाना, जहाँ पे आप लगा सकते हैं, अपने चेहरे पे लगाना प्रणाम करने के बाद। और उस रेत को घर में मत लाना। कहते हैं कि ब्रज की कोई भी चीज अपने घर में नहीं लानी चाहिए, जो ब्रज के कर्ण है, क्योंकि वहां पे ना कोई भी किसी भी स्वरूप में बैठा हुआ है, मतलब वहां पे बैठ के साधना कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वहां से ऐसा मत करिएगा कि रेत भर के अपने साथ घर ले आना, मत करना ऐसा। वहां पे आप दर्शन करना, प्रणाम करना, वहां पे पूरा रमन रीति घूमना। रमन रीति के सामने एक हिरन का बहुत बड़ा पार्क है, वहां पे बहुत सारे हिरन है, वो आप देख सकते हो। और साथ में फिर वैसे ही दर्शन करने के बाद आप बाहर आ जाइएगा। बाहर आने के बाद जो आपका नेक्स्ट स्पॉट रहेगा वो आपका रहेगा नंद महल। नंद महल में जो 84 खंबे हैं और जो नंद महल का सारा दृश्य है वो आप अच्छे से देखना, वहां पे दर्शन करना। सो वहां पे दर्शन करने के बाद आप आ जाना चिंताहरण महादेव के दर्शन करने। चिंताहरण महादेव की कहानी ये है कि जब ठाकुर जी प्रकट हुए थे ना, तो महादेव जी ना अपने स्वरूप में वहां पे दर्शन करने आए थे ठाकुर जी के। बट यशोदा मैया ने उनको दर्शन नहीं करने दिए थे। तो महादेव ने क्या किया था, महादेव ने ना उस स्थान पे जाके साधना करना शुरू कर दी थी, वहां पे साधना करने लगे थे वो। तो फिर क्या हुआ था कि कुछ हुई थी, ऐसी कहानी थी कि फिर ठाकुर जी पता नहीं बीमार हो गए थे। फिर उनकी सखियों ने, मतलब जो यशोदा मैया की साथ वाली थी, उन्होंने कहा था कि इनको उन बाबा जी के पास ले जाओ। फिर वहां पे उनको दर्शन हुए थे, फिर महादेव जी अपने वापस चले गए थे। तो वहां पे, इसलिए वहां पे महादेव जी का बहुत प्यारा शिवलिंग है।
उस शिवलिंग को आप प्रणाम करना, वहाँ पे जल चढ़ाना, वहाँ पे दर्शन करना। उस वहाँ पे दर्शन करने के बाद आप आ जाना नेक्स्ट स्टॉप जो आप कर रहे हैं ब्रह्मांड घाट। वहाँ पे दर्शन करने के बाद आप आ जाना ब्रह्मांड घाट। ब्रह्मांड घाट की कहानी ये है कि वहाँ पे ना यशोदा मैया ने, जो जब ठाकुर जी ने माटी खाई थी ना, तो यशोदा मैया ने जब उनका मुंह खोला था तो उनका ब्रह्मांड दिखा था, ब्रह्मांड पूरा दिखा था। वहाँ पे वैसी पेंटिंग्स भी बनी हुई हैं, चरित्र पूरे बने हुए हैं। तो वहाँ पे दर्शन करने के बाद वहाँ पे बाहर एक सरोवर भी है, सरोवर के दर्शन करना। वहाँ पे ना माटी के लड्डू भी मिलते हैं, ब्रजरज के लड्डू मिलते हैं। अगर आपने वो लाने होंगे तो आप वो भी ला सकते हैं वहाँ से। तो वहाँ पे दर्शन हमारे हो गए। उसके बाद हम जाएंगे नंद भवन। नंद महल अलग है और नंद भवन अलग है। जो नंद महल है ये सारा है ना, ये रमन रीति नंद महल, उसके बाद ये सारा पुराना गोकुल आता है। जो नंद भवन है वो नया गोकुल है। नए गोकुल को मतलब वहां पे कहते हैं कि नए गोकुल में नंद भवन आप जाना, नंद भवन के दर्शन करना। तो नंद भवन के दर्शन करने के बाद आप एक काम करना, आप वापस वहां पे आ जाना, वृंदावन आ जाना। वृंदावन में वापस आने के बाद वहां से आपने जाना है बंसीवट। बंसीवट में मतलब वहां के मैं आपको भाव भी नहीं बता सकता, वो इतनी प्राचीन और इतनी अच्छी जगह है ना। वहां पे जो वहां पे एक वृक्ष है, उस वृक्ष पे ना ठाकुर जी ने बंसी बजाई थी सबसे पहले। बंसी वहां पे उस वृक्ष पे चढ़ के ही उन्होंने बंसी बजाई थी, और वो वृक्ष ना तब से वैसा का वैसे ही है, वो बिल्कुल भी नहीं बदला है। तो आप उस वृक्ष के दर्शन करना। और कहते हैं कि मतलब उस वृक्ष पे जिस इंसान के भाव एकदम पवित्र होते हैं ना, जिसका मन एकदम पवित्र होता है, जो ठाकुर जी से राधा रानी बहुत प्यार करते हैं, जब वो इंसान उस वृक्ष पे अपने कान लगाते हैं ना, पूरी पूरी भावना के साथ जब उस वृक्ष पे कान लगा के वो पूरा ध्यान देते हैं, तो कहते हैं कि उस वृक्ष से ना बंसी की आवाज सुनाई देती है। और मैं नहीं कह रहा, ये बहुत सारे उनसे मैंने सुना और ये रियलिटी भी है। आप भी कभी जाएंगे, आप भी कोशिश करना, ट्राई करना वहां पे कि आपको बंसी की आवाज सुनाई देती है नहीं। तो बंसी की आवाज सुनाई देती है तो उसके बाद आप एक काम करना, आप चले जाना वहां पे पास में एक वो है, बंसीवट का वन है बहुत बड़ा। वहां पे साधु सन्यासियों ने छोटी छोटी कुटियाएं बनाई हुई हैं अपनी, वहां पे जाना, उन कुटियाओं के दर्शन करना, उस वन में घूमना। तो उस वन में घूमने के बाद आप आ जाना भांडीर वन। भांडीर वन की कहानी ये है कि वहां पे कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी और राधा रानी का विवाह कराया था वहां पे। क्योंकि और वहां पे उस विवाह के लिए जैसे विवाह कराया था, तो वहां पे ना उसके रिलेटेड प्रतिमाएं भी बनाई हैं। जैसे ब्रह्मा जी की प्रतिमा बनाई है, ठाकुर जी राधा रानी की प्रतिमा बनाई है, और उनका विवाह करते हुए उनकी प्रतिमाएं बनाई हैं। बहुत प्यारा मंदिर है, उसके भी दर्शन करना आप। और वहाँ पे एक कुआं भी है, उस कुएं से आप चरना मत लेना, कोशिश करना कि उस कुएं का जल आपके पाँव में ना गिरे। तो मतलब मैंने जैसा सुना मैं आपको वैसा बता रहा हूँ। तो वहां से हमारे दर्शन सारे हो गए और एक तरीके से आपकी परिक्रमा भी होगी ब्रज की। तो उसके बाद आप आ जाना वृंदावन। वृंदावन में आप आ जाना, थके हुए होगे, थोड़ा रेस्ट कर लेना। 3 बजे तक आप फ्री हो जाओगे। अगर आप सुबह 9 बजे निकलोगे ना, 9-10 बजे, तो आप 2 बजे, ढाई 3 बजे तक फ्री हो जाओगे आराम से। तो वहां पे सारा दर्शन करने के बाद, और एक और चीज बोलूंगा कि रास्ते में जब आप दर्शन करते हुए जाएंगे ना, वहाँ पे जो फूड मिलता है ना, जो वहाँ का खाना मिलता है, उसको जरूर चखिएगा। बहुत बहुत अच्छा खाना मिलता है, बहुत प्यारा खाना मिलता है। और एक जगह मैं आपको बताना रह गया, एक राधा रानी मानसरोवर है। वहाँ पे कहते हैं कि राधा रानी जी ने अपने केश वहाँ पे धोए थे। वो भी बहुत प्यारा सरोवर बनाया हुआ है। तो उसके बाद आप वृंदावन में वापस आ जाना, रेस्ट कर लेना। तो शाम को आप सबसे पहले क्या करना, जैसे 4 बजे मत जाना, 5 बजे आप निकलना। 5 बजे आप सबसे पहले जाना प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर जाने के लिए मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सबसे पहले ना वहाँ पे शाम को लाइट शो शुरू हो जाता है। तो आप प्रेम मंदिर जाना, वहाँ पे लाइट शो देखना। मंदिर का आप आर्किटेक्चर देखना, इतना सुंदर, मार्बल पे इतना अच्छा आर्किटेक्चर बनाया ना, मैं खुद देख के हैरान हो गया था। और वहाँ पे ठाकुर जी के अलग अलग स्वरूपों का वर्णन किया गया है। जैसे कई जगहों पे ठाकुर जी रास करते हुए दिखाए हैं, अपनी सखियों के साथ रास कर रहे हैं, राधा रानी के साथ रास करते हुए दिखाए हैं। और एक जगह गोवर्धन जी को जब उन्होंने अपनी उंगली से उठाया था, उसका बताया हुआ है। और पूरे ब्रजवासी जो थे वो अपनी लाठियों से उस गोवर्धन जी को सपोर्ट दे मतलब उठा रहे थे, बट ठाकुर जी ने अपनी उंगली से उठाया। और बहुत अच्छे अच्छे स्वरूपों का वर्णन है वहाँ पे, बहुत अच्छी अच्छी चरित्र आपको देखने को मिलेंगे। वाटरफॉल शो भी होता है वहाँ पे, तो फाउंटेन शो भी होता है वहाँ पे। तो उसके बाद आप आ जाना कीर्तन करने। अब सही मजा आपको, मतलब मजा तो पहले भी आया, लेकिन अब आपको नाचने गाने का सही मजा आएगा। तो आप सब चले जाना इस्कॉन टेम्पल। तो इस्कॉन टेम्पल में जाने के बाद वहां पे आप देखेंगे कि बहुत प्यारा कीर्तन हो रहा होता है, हरे कृष्णा हरे रामा। तो वहां पे आप जाना, वहां पे थोड़ी देर जब आप बैठोगे ना, आपके अंदर से भाव आने लगेंगे। जब आप वहां लोगों को नृत्य करते हुए देखोगे, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ ना, मेरे अंदर से भी भाव आ रहा है। तो वहां पे आप जाना, वहां पे दर्शन करना ठाकुर जी के, राधा रानी के, जितने भी वहां पे मंदिर हैं सारे दर्शन करना।
फिर उसके बाद आप क्या करना कि शाम को आराम से कीर्तन करना। अगर आपका नाचने का मन होगा तो बिना किसी चीज़ की परवाह किए आप उड़ जाना और आप नाचने लगना। कोई किसी को नहीं देखता वहाँ पे, सब वहाँ पे अपनी भावना के अनुसार काम करते हैं। तो आप भी अपनी भावना के तरीके से ही चलिएगा। मत सोचिएगा कि मुझे कोई देख रहा है, मैं नाच रही हूँ, मैं मतलब बहुत एम्बैरेस फील कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। नाचिएगा ठाकुर जी के सामने, एकदम ठाकुर जी को याद करके अपना करिएगा बहुत प्यार से, बहुत मजा आएगा आपको। तो ये था हमारा डे 2 का। फिर आप एक काम करना, आप शाम को जब वहां से फ्री हो जाओगे तो आराम से होटल में आना। उस रात आप आराम से रेस्ट करना, अगले दिन तक सुबह तक आराम से रेस्ट करने के बाद आप नेक्स्ट मॉर्निंग आराम से उठना। तो फिर अगर आपका वृंदावन, फिर उस दिन आप वृंदावन से अगर आपने जाना होगा तो आप जा सकते हैं। वृंदावन से जो आपका नेक्स्ट स्टॉप रहेगा, आप चले जाना सबसे पहले राधा कुंड। मैं आपको राधा कुंड जाने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस स्थान की ना बहुत मान्यता है। वहां पे 3 कुंड है, राधा कुंड, श्याम कुंड और ललिता कुंड। ललिता जो राधा रानी जी की सखी थी, इन वहां पे तीनों कुंड है। और वहां पे एक जगह है जहाँ पे राधा कुंड, श्याम कुंड और ललिता कुंड का मतलब संगम संगम है वहां पे। वहां उस संगम में आप स्नान करेंगे तो आपको पूरे तीनों कुंड का स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। और जब भी आप राधा कुंड में स्नान करने जाए ना, मैं आपको अपनी भावना से बता रहा हूँ, सबसे पहले उस कुंड को प्रणाम कीजिए, राधा रानी को प्रणाम कीजिए। उस जल में पाँव बिल्कुल मत डालिए, पहले सबसे पहले उस जल को उठाइए, प्रणाम कीजिए, माथे से लगाइए। उसके बाद उस जल में जाइए, उस जल में स्नान कीजिए, आपको बहुत अच्छा अनुभव मिलेगा। वहां पे ना इतनी सादगी है ना राधा कुंड में, इतनी ज्यादा सादगी, जब आप देखेंगे ना आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, बहुत खुश होंगे आप। तो वहां पे स्नान करने के बाद आप राधा कुंड की परिक्रमा कर सकते हैं। राधा कुंड, श्याम कुंड, ललिता कुंड की आप परिक्रमा कीजिएगा। परिक्रमा करने के बाद आप एक काम कीजिएगा, आप वापिस आइएगा, चेंज कीजिएगा। वहां से बस जाती है डायरेक्ट बरसाना जी के लिए, वहां से आप सीधा बरसाना जी चली जाइएगा। बरसाना जी जाने के बाद क्या होगा, वहां पे राधा रानी के बहुत अच्छे से दर्शन कीजिएगा। वहां पे बहुत, कई लोगों को तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं वहां पे, मुझे भी जब भी मैं जाता हूँ मेरे को बहुत अच्छे अनुभव होते हैं। जैसे पहली बार जब मैं गया था ना, तो मैंने राधा रानी को प्रणाम किया, राधा रानी से मतलब पहली बार जब मैं गया था अलग भाव होता है। तो राधा रानी को मैं मन ही मन में बोलता, राधा रानी मेरे को ना अपना एक गुलाब दे दो। उनके आगे बहुत सारे फूल पड़े थे, तो मैंने उनको बोला, राधा रानी मेरे को ना एक गुलाब दे दो, मैं प्लीज प्लीज मेरे को दे दो, मैं तब तक नहीं जाऊंगा। तो क्या हुआ, इतने में मैंने जब पंडित जी को प्रसाद दिया चढ़ाने के लिए, तो उन्होंने ना मुझे प्रसाद में गुलाब का फूल दे दिया। मैं इतना ज्यादा खुश हो गया ना उसके बाद, मतलब मैं बहुत खुश हुआ, मैंने प्रणाम किया और मैं चला गया बाहर। तो जैसे ही मैं बाहर गया, वहां पे ना एक छोटी सी लड़की आई मेरे पास, और वो लड़की मुझे कहने लगी कि मेरा दुपट्टा पकड़ लिया उसने। मैं कुर्ता पजामा धोती में ही जाता हूँ, वो दुपट्टा लेके। तो उसने मेरा दुपट्टा पकड़ लिया और मुझे कहने लगी कि मेरे को तिलक लगवाओ मेरे से। मैंने, नहीं नहीं तिलक की कहानी नहीं थी, उसने मेरे को पकड़ लिया और मुझे कहने लगी कि भैया, मैंने बोला ये लो पैसे। बोलती नहीं नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैंने बोला क्या चाहिए? मेरे को वो फूल चाहिए। मैं, ये भगवान ये क्या किया आपने? मैं राधा रानी को बोलूं, मैं राधा रानी आपने मेरे को फूल भी दिया, अब मेरे से ले भी रहे हो वापिस। तो मैं परेशान हो गया, मैंने बोला नहीं आपको मैं नया ले देता हूँ। बोलती नहीं मुझे चाहिए ही वही फूल चाहिए। तो मैं मन ही मन में सोचूं, मैंने बोला अब मैं आया भी राधा रानी के दर्शन करने हूँ, और ये छोटी कन्या आई है मेरे पास कंजक के रूप में, इसको मैं मना भी नहीं कर सकता। तो मैंने बोला ठीक है राधा रानी, जैसी आपकी मर्जी। मैंने राधे राधे किया, मैंने वो गुलाब का फूल उसे दिया, और वो गुलाब का फूल लेके गायब हो गई, मतलब चली गई वो, मतलब इतनी तेज गई, मुझे खुद भी नहीं पता चला क्या हुआ। तो ऐसा हुआ मेरे साथ, बहुत मजा आया, मुझे था फर्स्ट टाइम। और राधा रानी जाके, बरसाना जी जाके बहुत मजा आता है। वहां पे लीलाएं चलती हैं, बहुत अच्छी अच्छी लीला होती है वहां पे, हर किसी के साथ जैसा जिसका भावना होती है। तो सेकेंड बारी में क्या, सेकेंड बारी में मेरे साथ क्या हुआ कि मैं वहां से राधा रानी जी के दर्शन करके आ रहा था, तो मेरे गालों पे ना रंग लगा हुआ था। रंग, आपने वीडियो में देखा होगा, मेरे गालों पे रंग लगा था। वहां पे क्या हुआ कि एक छोटी सी लड़की आई मेरे पास, मैंने सोचा पता नहीं पैसे लेने आई है, तो मैंने बोला जी बताइए। तो वो बोलती भैया नहीं मेरे साथ होली खेलो। मैं क्यों? बोलती नहीं मेरे साथ होली खेलो। मैंने कोई बात नहीं आप मेरे से पैसे ले। बोलती नहीं मेरे को नहीं चाहिए पैसे पूसे, ऐसे मुझे बोलती। बोलती मुझे नहीं चाहिए पैसे, मैं, आप मेरे साथ होली खेलो। फिर मैं नीचे बैठा, उसने मेरे गालों पे रंग लगाया, बोलती राधे राधे। मैंने बोला राधे राधे। तो वो जाने लगी, तो मेरे अंदर पता नहीं क्या भाव आया, मैंने उसे रोका, मैंने बोला रुको। तो मैंने रंग लिया, मैंने उसको भी अच्छे से रंग लगाया, मैंने उसको प्रणाम किया, उसके पाँव बांधे, मैंने बोला राधे राधे। तो मतलब बहुत अच्छे हर बार मेरे को अनुभव होते हैं वहां पे। तो फिर उसके बाद मैं वापस आया। तो जो अब फिर नेक्स्ट स्पॉट, बरसाना जी के बाद आपका नेक्स्ट स्पॉट रहेगा ना, वो रहेगा आपकी बरसाना जी की परिक्रमा करना। बहुत कम लोग बरसाना जी पहुंच पाते हैं, और बरसाना जी की परिक्रमा भी बहुत कम लोग कर पाते हैं।
वो राधा रानी की इच्छा के बिना नहीं होता। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप बरसाना जी की परिक्रमा करना, छोटी परिक्रमा है, आधे घंटे में हो जाएगी, आधे घंटे में हो जाएगी परिक्रमा। वहां पे लिखे भी है परिक्रमा मार के बोर्ड। बरसाना जी की परिक्रमा करने के बाद प्रणाम करके आप वापस राधा कुंड, अगर आपका स्टे होगा तो राधा कुंड आ जाना, अगर बरसाना जी रुकना होगा तो बरसाना जी रुक जाना। तो फिर अगर आपने नेक्स्ट डे आपका जैसे मथुरा का प्लान होगा, तो आप सबसे पहले आप एक काम करना, सुबह सुबह 5 बजे उठ के आप एक रिक्शा वाला कर लेना। उस रिक्शा वाले को आपने बोलना है कि मुझे गोवर्धन जी की पूरी परिक्रमा करनी है, क्योंकि करनी चाहिए। गोवर्धन जी की परिक्रमा का भी बहुत महत्व है। जैसे आप इतनी यात्रा करोगे तो गोवर्धन जी की परिक्रमा छोड़ दोगे तो वो भी गलत हो जाएगा। तो आप गोवर्धन जी की परिक्रमा कीजिएगा। गोवर्धन जी की परिक्रमा आपकी रिक्शा में 1 घंटे में, 1.5 घंटे में कवर हो जाएगी, क्योंकि आई थिंक वो 22 किलोमीटर की परिक्रमा है। तो जैसे ही वो परिक्रमा पूरी होगी तो आप आइएगा, ब्रेकफास्ट कीजिएगा, आराम से स्नान कीजिएगा। अगर आप राधा कुंड में होंगे तो दोबारा स्नान करना। तो फिर आप निकल जाना उसके बाद मथुरा के लिए। तो मथुरा, अगर आपकी ट्रेन मथुरा से वापसी में है तो आप मथुरा जाके दर्शन कर लेना। वैसे मथुरा में ज़्यादा कुछ नहीं है। मथुरा में सबसे पहले आप जाइएगा वहाँ पे कृष्ण जन्मभूमि। वहाँ का आर्किटेक्चर भी जब आप देखेंगे आप हैरान हो जाएंगे। कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन कीजिएगा। वहां से दर्शन करने के बाद आप आ जाना द्वारकाधीश महाराज जी के दर्शन करने। उनके दर्शन भी शाम को 4 बजे खुलते हैं। और कृष्ण जन्मभूमि का भी शायद थोड़ा ऐसे ही है, वहाँ पे मंदिर के टाइमिंग्स है। और कृष्ण जन्मभूमि में आपको फोन वगैरह कुछ नहीं लेने देंगे, वहाँ पे बहुत टाइट सिक्योरिटी होती है। तो द्वारका कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन कर लिए, फिर द्वारकाधीश महाराज जी के दर्शन कर लिए। फिर उसके बाद अगर आपने कंस महल जाना होगा, वैसे कंस महल में ना देखने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आप एक काम करना, आप विश्राम घाट चला जाना। वहाँ पे यमुना मैया के दर्शन करना, बहुत प्यारे दर्शन होंगे आपको यमुना मैया के। यमुना मैया को प्रणाम करना। अगर आपने बोटिंग करनी होगी तो आप वहाँ बोटिंग भी कर सकते हैं, आपका बहुत अच्छा रहेगा। तो ये थी मेरी सारी व्रज की जो मैंने यात्रा किया, उसके अनुसार मैंने आपको ये पूरा ट्रैवल प्लान बताया है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और आपको एक बात बताऊं कि जब आप वृंदावन जाते हैं ना, जब आप वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे ना आप अपनी मर्जी से दर्शन नहीं कर पाते। वहाँ पे सब ठाकुर जी की ही ठाकुर जी के अनुसार ही दर्शन होते हैं। वहाँ पे ऐसे आप दर्शन नहीं कर पाते, जैसे वो चाहेंगे ना, जैसे जहाँ जहाँ वो दर्शन कराना चाहेंगे आप वहीं वहीं दर्शन कर पाएंगे, जहाँ जहाँ आपको सौभाग्य होगा दर्शन करने का। तो बाकी फिर भी मैंने अपनी तरफ से, मैं चाहता था कि मैं आपको ये एक वीडियो के द्वारा बता पाऊँ, तो इसलिए मैंने आपको इस वीडियो में सारा बता दिया। ये पूरा ट्रैवल प्लान बता दिया वृंदावन का, 4 दिन का। 3 दिन का ही है मैक्सिमम, चौथे दिन में आप आधा दिन मथुरा में घूम के आप अपनी ट्रेन से शाम को वापस जा सकते हैं। तो अगर आपने शॉर्ट ड्यूरेशन में जाना होगा तो इसी को आप शॉर्ट प्लान में ले लेना, उसकी अनुसार ही आप दर्शन करना। तो मतलब यार, एक जन्म मिला है, इस जन्म में भी अगर हम इस अच्छी जगह का इतना अच्छा अनुभव ना ले पाए तो फिर मतलब कोई फायदा नहीं है उस चीज का। तो वैसे मेरा बहुत मन था इस बार होली पे जाने का, बट मेरे घर में मम्मी ने मेरे को बोला कि अभी अभी तो गया था तो अभी थोड़ा रुक जा, अभी वैसे भी वहाँ भीड़ बहुत होगी। बट होली का जो भाव होता है, जो अलग अलग तरीके की वहाँ पे लीलाएं चल रही होती है, उसका मजा ही अलग होता है। बट कोई बात नहीं, ठाकुर जी की इच्छा, जैसे वो हमें लेंगे, राधा रानी हम हमेशा, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, जैसे वो हमें चलाएंगे मैं वैसे ही चलूंगा। जब वो मुझे बुलाएंगे मैं तभी आऊंगा उनके पास। तो ऐसा नहीं ना हो कि बार बार वृंदा बन जाऊं और साधु ही बन जाऊं। चलो, जैसे राधा रानी की इच्छा। तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो गई होगी, मुझे पता है इस चीज का। तो बट आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को और मतलब ट्रैवल प्लान के, अपना ट्रैवल का प्लान पूरा बनाने को मिलेगा। तो करते हैं फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। Thank you so much guys for watching. If you like the video, give it a thumbs up and do subscribe to my channel. And don't forget to press the bell icons for upcoming video. Thank you.